Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. Structure of microsporangium. अब यहाँ पे हम जानेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डिफरेंस है. माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है सिंगुलर. सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म है. ओके. Now structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन किसका देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम का देखें, तो देखेंगे कि सर्कुलर होता है. इसका आउटलाइन जो होता है वो सर्कुलर रूप में होता है. तो हम It is generally surrounded by 4 wall layers. Figure 2.3b. Figure 2.3b में दिया हुआ है कि 4 लेयर से घिरा हुआ होता है. कहते हैं the epidermis, endothelium, middle layers and the tapetum. Okay. Now see here figure 2.3b. This is figure 2.3b. ओके. तो 2.3b है और इसमें कहा गया है कि 4 लेयर से घिरा हुआ होता है. सबसे बाहर के लेयर की बात करें तो कहलाएगा एपिडर्मिस. उसके बाद का लेयर एंडोथेशियम. ठीक है. एंडोथेसियम के बाद जो लेयर आएगा उसे कहेंगे मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स के बाद उसका लेयर को बोलते हैं टैपिटम. क्या बोलते हैं? टैपिटम. नाउ सी हियर. पहला जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है इसे बोल रहे हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो लेयर है उसे कहते हैं, पहला लेयर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो लेयर है ये वाला लेयर इसे बोलेंगे एंडोथेशियम. एंडोथेशियम के बाद जो लेयर्स होंगे उसे बोलेंगे मिडल लेयर्स. ये देखिए 2 लेयर है, इसे कहेंगे मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स की बाद अगर कोई बचा हुआ है जो लेयर आएगा उसे कहेंगे टैपिटम. क्या कहलाएगा? टैपिटम. अब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? आउटर जो 3 वॉल्स होते हैं, मान लीजिए एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, है ना. आउटर जो 3 वॉल्स होते हैं इसका काम होता है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन. ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और क्या करता है, एंथर को मतलब रिलीज होने में, एंथर से क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज होने में हेल्प करता है. मतलब वो लेयर एक तरह से टूट जाता है और उसी से क्या होता है, पॉलन रिलीज होता है. द इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होता है जिसे टैपिटम बोलते हैं. नाउ सी हियर. इनर मोस्ट जो वॉल लेयर होता है जिसे टैपिटम बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन जो होता है उसको नरिश करने का काम करता है, उसको पोषक तत्व देने का काम करता है. सेल्स ऑफ द टैपिटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म. इस सेल्स जो होते हैं इसमें डेंस सघन साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं. है ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट.
ओके, क्या आप सोच सकते हो ऐसा कि जो कैपिटल सेल्स होते हैं वो बायन्यूक्लिएट कैसे होते हैं? इसका भी एक प्रोसेस है जिसके तहत कैपिटल सेल्स जो होते हैं वो बायन्यूक्लिएट हो जाते हैं। कैपिटल सेल्स अंडरगो एंडोमाइटोसिस। नाउ सी हियर, कैपिटल सेल्स अंडरगो एंडोमाइटोसिस। कैपिटल सेल में क्या होता है? एंडोमाइटोसिस होता है, जिसकी वजह से, है ना, वेयर द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्प्लिट्स। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्प्लिट करता है, बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट हैपन। लेकिन साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होता है, सो दे बिकम बायन्यूक्लिएट। इसकी वजह से ये बायन्यूक्लिएट हो जाते हैं। ओके, नाउ लिसन हियर वंस अगेन। कैपिटल सेल्स अंडरगो एंडोमाइटोसिस where the nucleus in the nuclear membrane splits, but cytokinesis does not happen, so they become binucleate. कैपिटल सेल में एंडोमाइटोसिस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस क्या होता है, दो पार्ट में, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है दो पार्ट में टूट जाता है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होता। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो दो सेल का फॉर्मेशन होता। साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से दो सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्प्लिट करता है, जिसकी वजह से ना, सो दे बिकम बायन्यूक्लिएट। ये बायन्यूक्लिएट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बायन्यूक्लिएट बन जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो दो सेल का फॉर्मेशन होता। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. जब एंथर जो होता है, जो मेल पार्ट होता है ना, ये यंग होता है तो क्या होता है, एक तरह से ग्रुप बनाता है जो कॉम्पैक्टली होमोजीनस सेल्स का ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, होमोजीनस सेल्स क्या होता है, कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज होते हैं। हाँ, इस सेल्स के ग्रुप को, ये क्या है, होमोजीनस सेल मान लीजिए कि है ना, होमो कहाँ होता है, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो सिचुएटेड होता है। नाउ लेट्स सी हियर, एक बार फिर से फिगर को देखते हैं, यहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू जो है कहां सिचुएटेड होता है, सेंटर में। ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये चार बने हुए हैं, और इसी के सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. What would be the pleiady of the cells of the tetrad? एंथर जब डेवलप हो जाता है तो क्या होता है, इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू का जो डेवलपमेंट होने के बाद मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्रैड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रैड का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द प्लैडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रैड, क्या होगा, है ना, प्लैडी क्या होगा, सेल्स का जो टेट्रैड है उसका प्लैडी क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, टेट्रैड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। यहाँ टेट्रैड का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस की वजह से होता है। तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो इस पर जैसे ही मियोसिस होगा, दस दे हैव हाफ द प्लैडी ऑफ द इनिशियल और द पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल से, हाँ, पेरेंटल सेल से जो न्यू फॉर्मेशन होगा उसका क्या होगा, है ना,
क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे, है ना। तो ये बोल रहा है क्या होता है, have half the pleiady of the initial or the parental cells. For instance, a diploid cell will form a tetrad having 4 cells with haploid pleiady, है ना। तो क्या होता है, डिप्लॉयड सेल जो होते हैं एक टेट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, 4 सेल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये होते कैसे हैं, ये सारे सेल्स जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे। ओके, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. जितने सेल होते हैं जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसको बनाने में, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिगर में आप लोग को बताया कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो 4 फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं कैपेबल होते हैं किसको बनाने में, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाने में। Each one is potential pollen or microspore mother cell. Okay? प्रत्येक में क्या देखते से कह सकते हो, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell, शॉर्ट फॉर्म में इसको PMC कहा जाएगा, through meiosis is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है पॉलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा होता है और इसी को कहते हैं इस प्रोसेस को ही कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज दिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो 4 सेल का, एक 4 सेल का बना हुआ क्लस्टर के रूप में होता है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिगर 2.3a। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आप लोग को बताया 4 सेल का फॉर्मेशन करता है और इसे टेट्राड बोलते हैं। तो फिगर में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिगर 2.3a। नाउ लेट्स सी हियर। This is figure 2.3a, transverse section of young anther. Now see here. Okay. This is यहाँ पे टेट्राइड का फॉर्मेशन, ये देख रहे हो 4 तरह के 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी सेल को कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राइड। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। As the anthers mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. क्या होता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद नेचुरली वो डिहाइड्रेट होगा और क्या होगा, मतलब धीरे धीरे वो, है ना, मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा, फैल जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में माइक्रोस्पोर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, फिगर 2.3b। ओके, बी को देखने से पहले एक बार यहां पर भी आते हैं। इनसाइड इस माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद द डेसेंस ऑफ एंथर। फिगर 2.3c। ठीक है, तो हम आते हैं पहले 2.3b और उसके बाद 2.3c को देखेंगे। 2.3b में कह रहा है कि एंथर मैच्योर होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखरने के लिए फिर तैयार होते हैं और फिर डेवलप हो जाते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स के रूप में, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर वो भी डेसेंट कर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2.3b में बताया जा रहा है, दिस इज फिगर 2.3b। ओके,
दिस इज 2.3b। ओके, ये क्या हो गया, फिर धीरे धीरे मैच्योर हो गए। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं डिसोसिएट करने के लिए अब मैच्योर हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और अब ये डिसोसिएट कर सकते हैं आसानी से। और इधर आ जाओ फिगर 2.3 के सी में, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मैच्योर डेहिसेट एंथर। ये अब देखो क्या हो रहा है, ये अब मैच्योर हो चुका है पूरी तरह से, है ना। तो इसमें क्या होगा, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। फिगर 2.3 बी में inside each microsporangium several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। figure 2.3c। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, बहुत सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है जो रिलीज होते हैं, और फिर क्या होते हैं, इस तरह से देख रहे हो पॉलन ग्रेन का इसमें फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स है, देख रहे हो ये पॉलन ग्रेन्स है सब, ठीक है। मैच्योर होने के बाद ये पार्ट टूटा और यहां से क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, डेहिसेंस होंगे, फैल जाएंगे। ओके, यही बताया जा रहा है इसमें। pollen grain, the pollen grains represent the male gametophytes। तो ये था फिगर 2.3c। अब आइए इसे हम थोड़ा डिटेल में एक बार फिर समझते हैं। क्या क्या बताया हमने, जैसे मान लीजिए स्पोरोजीनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। तो टिश्यू किससे बने होते हैं, नेचुरली ये बने होंगे स्पोरोजीनस सेल्स से। किससे बने होंगे, स्पोरोजीनस बने होंगे, स्पोरोजीनस सेल्स से बने होंगे, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है और ये टिश्यू का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेल्स मिलते हैं। तो स्पोरोजीनस सेल्स के मिलने से स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। और जब हम इसकी प्लेडी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी 2n क्रोमोसोम नंबर को कंटेन करेगा। इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर पाया जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर पाया गया। अब इसके बाद इस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होगा, माइटोसिस प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। माइटोसिस को चूंकि इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जब माइटोसिस प्रोसेस होगा तो इसके द्वारा पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करें तो पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे वो चूंकि माइटोसिस द्वारा डिवाइड किए हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, तो इसमें भी जो होगा क्रोमोसोम नंबर वो 2n होगा। क्या होगा, 2n होगा, यानी कि ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब जब डिप्लॉयड पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें मियोसिस क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा। जब पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो मियोसिस होगा। और मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो जब मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा, जिसे में क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस के द्वारा हुआ है
और इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड पाए जाएंगे, एन द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, जब इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये अलग अलग हो जाएंगे। फॉर्मेशन होने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये था यहां तक का प्रोसेस। ओके, नाउ पॉलन ग्रेन। The pollen grains represent the male gametophytes. Pollen grain किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. अगर क्या होता है, हिबिस्कस जो फ्लावर होते हैं उसके अगर ओपन एंड को टच करोगे तो क्या होगा, है ना, फ्लावर के ऊपर पीले रंग का पाउडरी इंग्रेडिएंट्स नजर आएगा जिसे कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। जब टच करोगे तो पीले रंग का मटेरियल, पीले रंग का येलोइश पाउडर, पीले रंग का पाउडर उंगली में लग जाएंगे और यही होते हैं पॉलन ग्रेन्स। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्पोर। क्या बोला जा रहा है? ठीक है, इस ग्रेन्स को लेना है और क्या लेना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर इस ग्रेन्स को लीजिए और एक बूंद पानी की इसमें डालिए, है ना, कवर स्लिप से इसे बंद कर लीजिए, ढक लीजिएगा और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना। तो कुछ क्या क्या इसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करिएगा तब देखिएगा यू विल really be amazed at the variety of architecture, size, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. जब इसके आर्किटेक्चर को, क्या साइज, शेप, कलर, डिजाइन जो भी होगा, इसको जब ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, है ना, ये फिगर देखिए, फिगर 2.4 में दिखाया जा रहा है। दिस इज फिगर 2.4। ये पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर किसमें देखा जा रहा है, जब है ना, जब माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है तो इस तरह के स्ट्रक्चर इसके नजर आ रहे हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. Pollen grains जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होते हैं। It has a prominent two-layered wall. ये दो लेयर से घिरा हुआ होता है। The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. जो हार्ड आउटर लेयर जो होता है उसे कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन, जो स्पोरोलिन का बना होता है और ये क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में माना जाता है ना। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में इसे जाना जाता है। टफ होता है, हार्ड होता है ना। और बना किसका होता है? स्पोरोपोलेनिन का। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो क्यों इसे हार्ड माना जाता है? इसके कुछ कारण भी होंगे कि इसका आउटर कवरिंग टफ माना जाता है, तो कि इस तरह का मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसके भी कारण है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली जो भी होगा उस सबसे एक स्ट्रॉन्ग क्या देता है, कवरिंग देता है। ये है ना, ये कवर करने का काम करता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, है ना। एंजाइम की मदद से स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये क्या होता है, ये डिग्रेड उसको खराब नहीं कर सकते, किसी का असर नहीं होगा इस पे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग की तरह एक्ट करता है। Pollen grain exine has prominent aperture called germ pores. Pollen grain exine जो होता है
पॉलन ग्रेन एंजाइम जो होता है इसमें एक अपर्चर होता है जिसे बोलते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जर्म पोर की खासियत क्या है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग प्रदान करता है यहाँ पर एब्सेंट होता है, इस जगह ये मौजूद नहीं होता है, जर्म पोर जहां पर होता है। ठीक है, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। pollen grains क्या होता है, फॉसिल की तरह क्या प्रिजर्व कर लिया जाता है, क्यों, स्पोरोलिन के प्रेजेंस होने की वजह से। ये मतलब जल्दी ये खराब नहीं होंगे, इस पर किसी का असर नहीं होगा और फॉसिल की तरह प्रिजर्व रह जाएंगे। ठीक है, फॉसिल का मतलब ये जीवाश्म जो हाँ, तो इस पे क्या एक तरह से स्पोरोपोलिन का एक कवरिंग होगा, तभी तो ये खराब नहीं होगा, नहीं तो एसिड अल्कली है ना, ये सब इसे क्या करेंगे, खराब कर देंगे। Exine exhibit a fascinating array of pattern and designs। एक्साइन क्या करता है, एक तरह से फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, है ना, अट्रैक्टिंग पैटर्न बनाता है, डिजाइन बनाता है। Why do we think the exine should be hard? ऐसा क्यों हो, इसमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसा क्यों सोचते हो कि एक्साइन जो होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, है ना। तो एक्साइन को हार्ड क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो हाई टेम्परेचर होते हैं, है ना, सही मॉइस्चर उसे नहीं मिलेंगे, है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम से क्या होता है, एक्साइन का हार्ड कवरिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को, है ना। तो क्यों करता है, क्या होता है, मेनली इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से पॉलन ग्रेन क्या को ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए एक्साइन को क्या होना चाहिए, हार्ड होना, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? Germ pore helps in the formation of the pollen tube and the release of male gametes during fertilization। Germ pore का काम क्या है, ये pollen tube का फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है और क्या करता है, रिलीज ऑफ द मेल गैमेट्स, मेल गैमेट को रिलीज करता है, कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए जर्म पोर जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। The inner wall of the pollen grain is called the intine। inner wall जो pollen grain का होता है उसको intine बोलते हैं। It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin। ये पतला लगातार continuous layer होता है और किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane। pollen grain का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and generative cell। जब pollen grain मैच्योर हो जाता है तो दो तरह का सेल कंटेन करता है, इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। फिगर 2.5b, फिगर 2.5b में शो किया जा रहा है, दो तरह का सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दो तरह का सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। दिस इज फिगर 2.5b। ओके, क्या दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो गया, दो तरह का सेल का। नाउ सी हियर, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज एबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है, इसमें ज्यादा फूड मटेरियल होते हैं, लार्ज इरेगुलर होता है, शेप का होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस इसमें होता है, किसमें, वेजिटेटिव सेल में।
वेजिटेटिव सेल में। ओके, द generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. जेनेटिव सेल स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, हाँ, एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जेनेटिव सेल स्मॉल होता है और फ्लोट्स करता रहता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है ना, फ्लोट करता रहता है। It is a spindle shaft. It is a spindle shaft with dense cytoplasm and a nucleus. ये स्पेंडल शाफ्ट का होता है और क्या होता है इसमें? डेंस, है ना, घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two-celled stage. 60% से ज़्यादा क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं, सो पॉलन ग्रेन जो होते हैं, इस दो सेल स्टेज को, टू सेल्ड स्टेज को कवर करते हैं। In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed three-celled stage. रिमेनिंग जो बचे हुए बाकी स्पेसीज होते हैं उसमें क्या होते हैं? जेनरेटिव सेल जो होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन और एक पहले का सेल मिलाकर हो गए थ्री सेल्ड स्टेज। क्या हो गए? थ्री सेल्ड स्टेज। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. pollen grain की वजह से, pollen grain की जो बहुत सारी स्पेसीज होती हैं, इसकी वजह से बहुत तरह की एलर्जीज प्रॉब्लम हो सकती हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, बहुत तरह के ब्रोंकियल डिजीज हो सकते हैं, एंड सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना, जो बहुत क्रॉनिक मतलब कहने के ज़्यादा समय तक चलने वाला रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. बहुत तरह के ये इट में भी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो होते हैं ना, ये इंडिया आए, इंडिया जब से आए तब से क्या हो रहा है? बहुत सारे बहुत कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं किसको? वीट को, है ना। तो क्या हो सकते हैं? इस यूबिक्विटस करने का मतलब सर्वव्यापक, ये बहुत तेजी से फैल जाते हैं और क्या होता है? एक तरह से एलर्जी को क्रिएट करते हैं, तो कहा जा सकता है काउजेस पॉलन एलर्जी, है ना। बहुत तरह से एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम इसे कहते हैं, या फिर कैरेट ग्रास कहते हैं। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. Pollen grains जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स से बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत ही प्रचुर होते हैं, है ना। पोषक तत्व इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एट फूड सप्लीमेंट्स। आजकल ये फैशन हो गया है किसका? पॉलन टैबलेट्स का फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करने का। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज में होता है बहुत ज़्यादा पैमाने पे पॉलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, है ना, टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के रूप में क्या होते हैं? मार्केट में मौजूद होते हैं। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पॉलन कंजप्शन, ये पॉलन जो भी यूज़ करते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस कर रहे हों, एथलीट्स हों या रेस हॉर्सेस हों, तो क्या होता है? इससे उनकी एनर्जी जो होती है इंक्रीज कर जाती है ना। परफॉर्मेंस उनका बहुत ही तेजी से होता है, मतलब उनकी अंदर की एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है।
When once they are seed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. है ना। तो क्या होता है, अगर वो सही समय पे स्टिग्मा पे नहीं आते हैं तो वो अपनी क्या होता है एक्टिवनेस जो खो देते हैं, तो फिर फर्टिलाइजेशन होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जितनी जल्द हो सके उतना अच्छा होता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन विएबिलिटी? हाँ, ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि क्या सोचते हैं कितने समय तक वो अपनी विएबिलिटी को मैंने एक्टिवनेस को कायम रख सकते हैं। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन विएबल इज हाईली वेरिएबल एंड सो टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पॉलन ग्रेन्स का जो होता है एक्टिवनेस होने का जो है ना, एक्टिवनेस होने का कह सकते हो कि हाईली वेरिएबल होते हैं ना, या हर जगह एक समान नहीं होते, है ना। तो डिपेंड्स करता है वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लॉस विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेशी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो कह रहे हैं कि कुछ जो होते हैं ना, कुछ जैसे मान लो कुछ ग्रुप का या मेंबर्स का नाम लिया जा रहा है, जो रोजेशी, लेगुमिनेसी या सोलेनेसी है, इसमें 30 मिनट्स तक रह सकते हैं उसकी एक्टिवनेस। दे मेंटेन विएबिलिटी फॉर मंथ्स। यू मे हैव हर्ड टू ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, दे मेंटेन विएबिलिटी फॉर मंथ्स, कोई एक्टिवनेस जो होते हैं कुछ का बहुत ही महीनों तक रह जाते हैं। आपने सुना होगा सीमेन और स्पर्म को कुछ समय के लिए जो एनिमल्स का होता है या फिर ह्यूमन का भी होता है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना के लिए रखा जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन एक तरह से प्रोसेस अपनाया जाता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या होता है, रखा जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो क्या होता है, पॉसिबल होता है पॉलन ग्रेन्स को, है ना, पॉलन ग्रेन्स के लार्ज नंबर को क्या किसके बहुत सालों तक उसे रखा जा सकता है, कहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन में। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। स्टोर पॉलन जो होता है वो पॉलन बैंक्स में भी रखे जाते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे सीड जो है वो सीड बैंक में रखे जाते हैं, उसी तरह से पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन्स भी रखे जाते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।